चलो सर, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फिर थर्ड चीज है जो कि डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर जिसको हमने अकाउंटिंग करना होता है। दो अकाउंट्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। पहला अकाउंट हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, दूसरा अकाउंट हमने पढ़ा एसेट का अपना कॉस्ट अकाउंट, और तीसरा अकाउंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंट्रीज हैं और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं वो होता है डिस्पोजल का अकाउंट। अच्छा, डिस्पोजल का अकाउंट बनता क्या है, क्या होता है, इससे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि डिस्पोजल का मतलब क्या है। डिस्पोजल का मतलब यह है कि आप एसिड को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। डिस्पोज ऑफ, आपने एसिड को अपने बिजनेस से निकाल दिया। व्हाटसोएवर अमाउंट, आपने किसी कुछ ना कुछ अमाउंट पकड़ी और एसिड को बिजनेस से निकाल दिया। और इस बात का क्या मतलब है कि आपने एसिड को डिस्पोज कर दिया। अच्छा, अब जब एक एसिड डिस्पोज होगा तो हमने पढ़ा कि भाई तीन वैल्यूज हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले उस एसिड की कॉस्ट, दूसरी उस एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरी उस एसिड की सेल्स प्रोसीड। कॉस्ट यानी कि जो एसेट आप बेच रहे हो आपने इनिशियली खरीदा कितना था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अगर आपने एक एसेट 2 साल पहले, 3 साल पहले, जितने भी साल पहले खरीदा था उसकी अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन आपने कितनी चार्ज करी हुई है। और थर्ड थिंग इज द सेल्स प्रोसीड के जो आप एसेट बेच रहे हो वो आपने बेचा एक्चुअल में कितने का। तो अब ये जो तीन वैल्यूज हैं, अब इसको हमने कंपेयर किस तरीके से कराना होता है। देखिए जी, सबसे पहले आपको पता है नेटबुक वैल्यू ऑफ एसेट कैसे निकलती है। तो व्हाट विल डू, हम जो फर्स्ट दो फिगर्स जो हमने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट्स से एक एसिड जिसको मैं बेच रहा हूँ उसकी कॉस्ट है कितनी, अज्यूम कर लेते हैं 50,000, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली कि अब तक भाई अगर मैंने लेट्स से 2 साल वो एसेट रखा था और हर साल 15-15 हजार की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो 30,000 लेट्स से उस एसेट की डेप्रिसिएशन है। तो यू विल गेट दी नेटबुक वैल्यू विच इज व्हाट, विच इज 20,000। ये आपके पास अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट है, ये मैं कहता हूँ आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो इस चीज को मैं आपके पास कह सकता हूँ कि ये 20,000 जो आपके पास निकल के आया है, दिस रिप्रेजेंट्स दी नेटबुक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट। अच्छा जी, नेटबुक वैल्यू आ गई। अब काम क्या है, अब देखो डिस्पोजल का अकाउंट बनाते वक्त आप निकालना चाहते हो कि आइदर जब मैंने एक नॉन करंट एसेट को बेचा तो क्या मैंने इसको बेचकर फायदा प्रॉफिट कमाया या मैंने इसको बेच के नुकसान कमाया। सो दिस इज नोन एज प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो इसके अंदर होता क्या है, फिनोमेना ये कि सबसे अगर पहले आपने दो एक्यूमुलेटेड फर्स्ट, डिप्रिसिएशन है तो फिर प्रॉफिट कैसे हो? अभी आ रहा हूँ ना बेटा उस बात पे। सबसे पहले आपने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके निकाल लिया नेट बुक वैल्यू। अब आप कंपेयर कराओगे अपने एसेट की नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू क्या है, नेट बुक वैल्यू एसेट की रिप्रेजेंट करती है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट को कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है। आपकी नजर में आपका एसेट कितने का है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे एक एसेट की कॉस्ट 50,000 थी और मैं कहता हूँ कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है, तो मेरी नजर में उस एसेट की क्या वैल्यूएशन है, मेरी नजर में और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एज अ बिजनेस मैंने उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट को 20,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है, 20,000 पे मेंटेन किया हुआ है। अब मैं कंपेयर कराऊंगा नेटबुक वैल्यू को किससे, नेटबुक वैल्यू विल बी कंपेयर्ड किससे कंपेयर्ड होगी, सेल्स प्रोसीड से कंपेयर होगी। नेटबुक वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद सेल्स प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड क्या है, बात ऑलरेडी हो चुकी कि कितने का मैं एसेट बेच रहा हूं। एक ये बात है नेटबुक वैल्यू कि मैंने उस एसेट को अपने पास कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है, मेंटेन हुआ है। और दूसरी सेल्स प्रोसीड है जो कि बता रही है कि आप एसेट को बेच कितने का रहे हो। अब लॉजिकल कॉमन सेंस क्या बताती है भाई, अगर मेरी नजर में मेरी लेट से ये गाड़ी है और उस गाड़ी की नेटबुक वैल्यू 20,000 है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है जिसको मैंने 20,000 पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया हुआ है, और मैं इस गाड़ी को अगर 25,000 में बेच दूं, तो भाई अगर सेल्स प्रोसीड जो है जितने का मैं गाड़ी को बेच रहा हूं, इफ इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ दैट नॉन करंट एसेट जो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करी हुई है, तो ये क्या हो गया, अगर आप थोड़ी भी अकल इस्तेमाल करो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपने क्या किया, ये आपका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया। क्योंकि अगर मेरी नजर में, एक लेमन टर्म पे भी बात करूं, मेरी नजर में मेरा फोन 1 लाख रुपए का है, ठीक है, ये हाँ। मेरी अपनी एक वैल्यूएशन है नेट, क्योंकि नेटबुक वैल्यू बिजनेस की अपनी वैल्यूएशन है। जरूरी नहीं है कि वो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें एग्जैक्टली थोड़ी पता है कि हर एसेट जो है वो हर साल अपनी कितनी वैल्यू लूज कर रहा है। दिस इज ऑन सम आई हैव बीन यूजिंग सम एस्टिमेशन, आई एम यूजिंग एन एस्टिमेशन कि भाई अच्छा अब मैं एसएलएम मेथड यूज कर रहा हूँ, 10-10% हर साल इस एसेट का जो है वो कॉस्ट के ऊपर जो है मैं 10-10% लगा रहा हूँ, हर साल मैं कह रहा हूँ इस एसेट की 10% वैल्यू कम हो रही है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी।
जरूरी थोड़ी है कि हर साल ही 10% वैल्यू कम हो रही हो, लेकिन भाई मेरी नजर में जो मेरी वैल्यूएशन है, मैं वो कह रहा हूँ कि मेरी वैल्यूएशन क्या है भाई, नेटबुक वैल्यू है, क्योंकि दिस इज द वैल्यू एट विच आई हैव मेंटेन्ड माय एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर मुझे सामने वाली पार्टी जो कि मेरा नॉन करंट एसेट खरीद रही है, इफ दे ऑफर मी अ प्राइस, और जिसको हम अकाउंटिंग के टर्म पे कहते हैं सेल्स प्रोसीड, विच इज ग्रेटर देन द नेटबुक वैल्यू ऑफ माय नॉन करंट एसेट, तो ये क्या हो फिर जाएगा, सेल्स ये प्रोसीड इसको मैं डेटा कैसे? कहूंगा भाई अगला बंदा मुझे मेरी चीज के 25,000 दे रहा है तो देने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैंने अपने पास उसकी नेटबुक वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है 20,000, मतलब बिकॉज उसे ऑफ कॉस्ट नेटबुक माइनस वैल्यू नहीं एक्यूमुलेटेड पता। डेप्रिसिएशन। उसको नेटबुक वैल्यू, भाई नेटबुक वैल्यू इज द एस्टिमेशन ऑफ द बिजनेस, ये मेरे बिजनेस की एस्टिमेशन की बेसिस पे निकल के आया 20,000। मार्केट वैल्यू नहीं है 20,000, इस बात को समझो। मार्केट में हो सकता है इसकी एसेट की वैल्यू ज्यादा भी हो कम भी हो, तो जो पैसे मुझे मिल गए ये तो मेरी डील कट करने का और मार्केट में उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट की क्या वैल्यू चल रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। उसको नेटबुक वैल्यू से कोई गर्ज भी नहीं है, जो बंदा खरीद रहा है उसको क्या गर्ज के मैं नेटबुक वैल्यू, मैंने अपने एसेट को नेटबुक वैल्यू क्या रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि हो सकता है हम जब वो उसको मार्केट अपने वैल्यू क्यों बिजनेस नहीं में करते? लेके जाए। क्या? हम मार्केट वैल्यू क्यों नहीं एस्टिमेट करते? मार्केट वैल्यू आप कैसे एस्टिमेट करोगे, आप मार्केट वैल्यू तो एस्टिमेट नेटबुक कर ही नहीं। वैल्यू क्यों? हम सेल्स प्रोसीड को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना चाहिए। किस चीज को? सेल्स प्रोसीड को मार्केट वैल्यू से कंपेयर क्यों नहीं करते? तो बेटा सेल्स प्रोसीड और क्या है, सेल्स प्रोसीड इटसेल्फ इज मार्केट वैल्यू, सेल्स प्रोसीड इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द बायर, जो कि मेरा नॉन करंट एसेट खरीद रहा है, तो जो पैसा मुझे बायर दे रहा है वो इट इन अदर टर्म्स अगर आप चाहो तो उसको मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो, बट हम जो उसको अकाउंटिंग के उसके अंदर टर्म देते हैं वो सेल्स प्रोसीड की देते हैं, कि मैंने जो एसेट बेचा उससे मुझे प्रोसीड्स कितनी रिसीव हुई है। प्रोसीड्स का मतलब होता है मुझे कैश कितना रिसीव हुआ है, बट इन अदर टर्म्स अगर देखा जाए तो जो ये जो सेल्स प्रोसीड है ये क्या है, ये बायर की प्राइस है, जो कि बायर जो जो मुझसे मेरा नॉन करंट एसेट खरीदने आया है वो मुझे ये प्राइस ऑफर दे रहा है। सो दैट इज सही। इवेंचुअली सॉर्ट ऑफ अ मार्केट प्राइस, क्योंकि मैं अब उसी बेस्ट बायर को ही अपना प्रोडक्ट, अपना नॉन करंट एसेट बेचूंगा ना, जो कि मुझे सबसे हाईएस्ट प्राइस दे, एंड दैट वुड अल्टीमेटली बी द मार्केट वैल्यू फॉर दैट नॉन करंट एसेट। लेकिन मैं कभी भी इसको मार्केट वैल्यू कहूंगा नहीं, मैं इसको कहूंगा हमेशा क्या, मैं इसको कहूंगा हमेशा सेल्स प्रोसीड के भाई ये वो पैसे हैं जो कि जब मैं ये नॉन करंट एसेट बेचने गया तो मुझे मिल गए। तो अगर मुझे 25,000 मिल गया और मेरे एसेट को मैंने 20,000 की नेटबुक वैल्यू पे मेंटेन किया हुआ था, तो दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। लेकिन अगर केस सिनेरियो रिवर्स कर दिया जाए, मैंने मेरे एसेट की नेटबुक वैल्यू 20,000 ही रखी थी, लेकिन मुझे सिर्फ 15,000 सेल्स प्रोसीड में मिले, सो इसका क्या लॉस मतलब हो है गया। कि भाई मेरी नजर में तो मेरा एसेट 15,000 का था, 20,000 का था, लेकिन मुझे रिसीव सिर्फ जो सेल्स प्रोसीड जो कैश की फॉर्म में जो बायर ने मैक्सिमम पैसे दिए वो 15,000 दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, सर तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। यूजुअल जो है वो बोलो। इनकम स्टेटमेंट में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अभी हम उस चीज पे भी जाएंगे, और वैसे आपको नाम पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि भाई प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, सो दैट्स एन अदर इनकम फॉर द बिजनेस, तो ये इनकम स्टेटमेंट के अदर इनकम वाले सेक्शन में जाएगा। और अगर हाँ। आपको जब आपने नॉन करंट एसेट डिस्पोज किया अगर लॉस हुआ है, सो दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ये एक्सपेंस के सेक्शन में जाएगा। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो नेटबुक वैल्यू मेंटेन आपने करी हुई थी अपनी बुक्स ऑफ उससे अकाउंट्स के अंदर, और जो सेल्स प्रोसीड आपको मिली वो बराबर मिली, तो ये इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन नो पोजीशन, कि ना बैलेंस। आपको कोई फायदा हुआ है ना कोई नुकसान हुआ है, तो उसको आप इनकम स्टेटमेंट भी नहीं लेके जाते, ना ही आपकी इनकम हुई है ना एक्सपेंस हुआ है, बस जितने की आपके एसेट की वैल्यू थी उतने का वो बिक गया, अल्लाह खैर सल्ला, यहाँ नो प्रॉफिट ब्रेक इवन नॉर पॉइंट। एनी। जी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन यानी कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि ओके। ना मैंने कोई प्रॉफिट कमाया ना कोई लॉस कमाया, बस जितने की मैंने अपने एसेट की वैल्यूएशन, जितने का मैंने अपने पास एसेट को वैल्यू किया हुआ था, मेंटेन किया हुआ था, उतने का ही मैंने उस एसेट को बेच दिया। तो आपको अभी बेसिक कौन, फिर हम कहेंगे कि आपका क्या हो गया, नो गेन लो लॉस हो गया। सो इफ, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, इफ नेटबुक वैल्यू इज ग्रेटर देन सेल्स प्रोसीड, तो आपने लॉस ऑन डिस्पोजल किया, क्योंकि आपकी नजर में आपकी गाड़ी जो जिसकी नेटबुक वैल्यू थी, अगर आपको उतने पैसे सेल्स प्रोसीड नहीं मिल रही, सो दैट इज अ लॉस फॉर योर बिजनेस व्हिच विल बी रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंस। अगर आपको सेल्स प्रोसीड नेटबुक वैल्यू से ज्यादा मिल जाए, इफ योर नेटबुक वैल्यू, इफ योर सेल्स प्रोसीड आर ग्रेटर देन द नेटबुक वैल्यू, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है व्हिच विल बी रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। और अगर नेटबुक वैल्यू के बराबर ही सेल्स प्रोसीड मिले, सो दैट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जिसके अंदर ना ही तो आपको कोई फायदा हुआ गाड़ी बेच के, ना ही कोई नुकसान हुआ, पर जितने पे आपने गाड़ी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन की हुई थी उतने की ही आपने उसको बेच दी। अच्छा, ये तो हो गई कि सर मैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किस तरीके से करूंगा, बट इसके अंदर जब मैं एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं तो देखो क्या कहते हैं आशिर,
अभी हमने ऊपर दो अकाउंट्स बनाना सीखे थे, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का और दूसरा हमने सीखा था कॉस्ट अकाउंट बनाना। और मैं आपको यहाँ पे बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि भाई डिस्पोजल के वक्त तीन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। पहले वो एसेट की कॉस्ट कितनी थी, दूसरी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, और तीसरी उसकी सेल्स प्रोसीड आपने उसको बेचा कितने का। और जब मैं एक एसेट डिस्पोज करूंगा, इस बात को बहुत गौर से सुनना, जब मैं एक एसेट डिस्पोज करूंगा तो मैं उसकी कॉस्ट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट को एलिमिनेट करूंगा, उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करूंगा। और अच्छा ये क्यों कर रहे हैं सर, भाई तुम खुद बताओ, अगर एक एसेट, अब जरा से समझना आशिफ, ये हम्म। यहाँ पे जो हमने लेट से कॉस्ट अकाउंट बनाया था ना, इस कॉस्ट अकाउंट में जो हमने लिखा था इधर डिस्पोजल, तो तुम मुझे खुद बताओ एक एसेट जो मैंने 2 साल 3 साल पहले खरीदा हुआ था और वो मेरे इस एसेट के अकाउंट के अंदर बैलेंस बीडी के अंदर मेंटेन हुआ था, विच इज ऑब्वियसली क्वाइट सेंसिबल कि हाँ भी ठीक है वो क्योंकि मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है तो बैलेंस बीडी के अंदर इंक्लूड होता हुआ चलता जा रहा है। लेकिन जब मैंने उसको बेच दिया, जब मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से ही जब मैंने उसको फारिग कर दिया, वो एसेट मेरे इस्तेमाल में नहीं है, तो मुझे क्या बताओ, क्या उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटेन होने का कोई सेंस बनता है कि मैं यहाँ पे अभी भी बैलेंस बीटी के अंदर उसका 50,000 रुपए लिख के बैठा रहा हूँ? दैट वुडंट मेक एनी सेंस। तो जब एक एसेट बिक गया, जब एक एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसकी कॉस्ट अकाउंट में से उसकी यहाँ पे देखो कॉस्ट निकाल दी, उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर से उसकी जो अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो निकाल दी। एंड जो तीसरी चीज रिकॉर्ड करूंगा, वो किस चीज को रिकॉर्ड करूंगा, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा कि भाई ये जब एसेट मैंने बेचा तो मेरे बैंक के अंदर सेल्स प्रोसीड की फॉर्म में कितने पैसे आए। ठीक है, तो अब हमें सीखनी है कि भाई एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल डबल एंट्रीज कितनी बनेगी। अब आपके पास देखो पहली डबल एंट्री क्या बनेगी, समझना जरा सा। हमने बोला कि भाई सबसे पहले हम एसेट की कॉस्ट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट हटाएंगे। अब एसेट अगर कम हो रहा है, दिमाग पे जोर डालना आशिर, एसेट अगर कम हो रहा है तो मैं एसेट को क्या करूंगा, डेबिट क्रेडिट। एसेट अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी फिर से, क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। शाबाश। किसकी वजह से क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपका एसेट बिक रहा है, आप डिस्पोज कर रहे हो, तो डेबिट क्या हो जाएगा, आपका डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। सो हियर इज योर फर्स्ट एंट्री। पहली एंट्री सर ने क्या, पहली एंट्री क्या बनाई, आपने एसेट की कॉस्ट को क्या कर दिया, कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया। तो आपने बोला हम्म। एसेट एट कॉस्ट क्रेडिट हो गया, क्योंकि भाई मैं एसेट को बेच रहा हूँ तो जितनी भी उसकी कॉस्ट जो कि मैंने कॉस्ट अकाउंट के अंदर यहाँ पे मेंटेन करी हुई थी, इधर जितनी भी कॉस्ट मैंने उधर बैलेंस बीडी में मेंटेन करी हुई थी, अगर 50,000 का एसेट था तो 50,000 करीबी होगी, 1 लाख का था तो 1 लाख करीबी थी, क्योंकि अब वो एसेट मैं बेच चुका हूँ या बेच रहा हूँ, तो मैंने उसको वहां 1 लाख से डिस्पोजल में दिखा दिया। एंड व्हाट वुड बी द डबल एंट्री फॉर दैट, जैसे हमने बात की एसेट कम हो रहा है, एसेट एट कॉस्ट क्रेडिट हो गया, और डिस्पोजल अकाउंट जैसे कि आप देख भी सकते हो आशिफ, डिस्पोजल अकाउंट यहीं पे ऊपर बना हुआ भी है। डिस्पोजल अकाउंट देखो क्या हो रहा है, जब एसेट एट कॉस्ट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, हमें पता है भाई, लेफ्ट साइड डी आर, राइट साइड सी आर। तो आप देख लो आपका डिस्पोजल अकाउंट उस वक्त क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सिमिलरली आशिर अब मुझे बताओ, जब मैं एक नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म करूंगा, देखो पहले हमने बात करी थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक एसेट जो उसको बेच रहा हूँ उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम करना चाह रहा हूँ तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट। रिपीट करूं सवाल अपना, हाँ। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कम कर रहे हो तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, कम कर रहे हो आप, रिड्यूस कर रहे हो। डेबिट प्रोविजन होगा। क्या है, प्रोविजन डेबिट है होगा। कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसिड है बिल्कुल तो सही। डेबिट। कम हो रहा है डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, किस एसेट के लिए, जो जो आप एसेट बेच रहे हो भाई, जो भी एसेट आप बेच रहे हो उसकी जितनी भी अब तक की एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आप उसको डेबिट कर रहे हो यानी कम कर रहे हो। और क्रेडिट क्या चीज हो जाएगी आशिर, अगेन आपको कोई मसला थोड़ी था कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अपनी मर्जी से थोड़ी डेबिट कर रहे हो भाई, हाँ। क्योंकि एसेट डिस्पोज हो रहा है इस वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे अगेन डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड एंट्री। ये सेकेंड एंट्री किधर रिकॉर्ड हुई है, ये सेकेंड एंट्री रिकॉर्ड हुई है डिस्पोजल के अंदर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। पहली एंट्री किधर रिकॉर्ड हुई थी, एसेट के कॉस्ट अकाउंट के अंदर, इधर देख लेना, डिस्पोजल के नाम से। दूसरी एंट्री रिकॉर्ड हुई थी आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, किस नाम से, डिस्पोजल के नाम से। तो हो क्या रहा है आशिर, बहुत कॉमन सेंस की बात सुनना, जब मैंने 2 साल पहले एक एसेट खरीदा था लेट से 1 लाख रुपए का, तो मैंने एंट्री बनाई होगी एसेट डेबिट, और लेट से अगर कैश पे खरीदा है तो कैश क्रेडिट 2 लाख से, ठीक हो गया।
2 साल तक, अब क्योंकि मैंने उसको रखा तो 2 साल तक अगर मैं लेट से कहता हूँ 10% के हिसाब से एसएलएम मेथड लगा के मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, तो 2 लाख का 10%, पहले साल भी 20,000 डेप्रिसिएशन और दूसरे साल भी 20,000 डेप्रिसिएशन। तो अब देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंट के अंदर उसकी 2 लाख की कॉस्ट मेंटेन हुई हुई है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर उसकी 40,000 की डेप्रिसिएशन मेंटेन हुई है। लेकिन जिस तारीख को आखिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो ये एसेट मैंने बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले मैं उसके कॉस्ट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट को हटाऊंगा और सेकेंडली उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसकी अब तक की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हटाऊंगा। तो जब मैं एसेट को कम कर रहा हूँ, एसेट एट कॉस्ट को कम कर रहा हूँ, एसेट मुझे पता है डेबिट नेचर है, कम होगा तो एसेट एट कॉस्ट क्रेडिट, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से, डिस्पोजल डेबिट। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे पता है कॉन्ट्रा एसेट है, कम कर रहा हूँ तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एंड द थर्ड एंट्री विच इज द मोस्ट सिंपल एंट्री सोचने समझने के लिहाज से, कि जब तुम अपना नॉन करंट एसेट बेचोगे तो यू विल बी रिसीविंग सम मनी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंक। तो आपका जब पैसा आएगा तो मुझे बताओ कैश बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट हो जाएगा। शाबाश। तो देख लो थर्ड एंट्री के अंदर मैं बैंक को डेबिट, बैंक या कैश जिधर से भी पैसा आ रहा है उसको डेबिट करूंगा। अगेन रीजन क्या है, पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपना एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। तो क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। यहां तक कोई मसला है तो आशीष बताओ। ये डिस्पोजल के टाइम पे रिकॉर्ड होने वाली एंट्रीज है। सबसे पहले जो कॉस्ट अकाउंट था एसेट का, उसमें से उस एसेट जिसको बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट को हटाया। सेकंड, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट था उसमें से जो एसेट बेच रहा हूँ उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन हटाई। थर्ड, जो पैसा रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ सेल प्रोसीड कैश या बैंक की फॉर्म में, उसको रिकॉर्ड कर लिया। यहां तक कोई मसला है तो बताओ। नहीं। अच्छा, अब तुम्हें ऊपर मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि तुम प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल को किस तरीके से डिटरमाइन करोगे। सो इफ अब तुमने ये 3 चीजें निकाल ली, नाउ यू नो कि भाई उस एसेट की कॉस्ट कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है और सेल्स प्रोसीड कितनी मिली है, तो तुम सिंपली आशिर क्या करोगे, तुम बोलोगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, निकल के आई नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करा लोगे सेल्स प्रोसीड से। इफ द सेल्स प्रोसीड आर ग्रेटर देन द नेट बुक वैल्यू, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। इनकम प्रॉफिट्स को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो इनकम स्टेटमेंट उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इनकम स्टेटमेंट उसकी वजह से क्रेडिट हो जाएगी। अगेन रीजन क्या होगा, डिस्पोजल जो ऑल्टरनेटिव साइड पे, ऑपोजिट साइड पे किस चीज को हम डेबिट कर देंगे, क्यों प्रॉफिट बढ़ना है भाई, क्योंकि अगेन आपने अपने किसी गेन नॉन ऑफ करंट, डिस्पोजल मतलब? वही प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, दैट इज सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, या तो गेन होगा, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, और का मतलब क्या है भाई, अगर गेन हो तो ये वाली एंट्री बनाओ। अगर लॉस हुआ है, क्योंकि अगर तुमने लेट से जो सेल प्रोसीड जो तुम्हें मिली है वो कम है एज कम्पेयर टू द नेट बुक वैल्यू, तो तुम्हें क्या हुआ है, तो तुम्हें लॉस हुआ है। और लॉस के केस में आपका जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस विच विल रिड्यूस प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी। और अगेन ऑल्टरनेट ऑपोजिट साइड पे आपका डिस्पोजल का अकाउंट आ जाता है। तो आपको एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 4 एंट्रीज बनानी होती हैं। पहली, एसेट की कॉस्ट को खत्म करना है। दूसरा, उसकी अब तक की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको खत्म करना है। तीसरा, उसकी सेल्स प्रोसीड रिकॉर्ड करनी है। और चौथा जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, कि आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो लॉस रिकॉर्ड तो कर थर्ड दो। वाला सेल्स प्रोसीड था? हाँ, ये जो बैंक वाला है ना, मैं लिख भी देता हूँ उसको हमारी आसानी के लिए कि ये सेल्स प्रोसीड है। सबको मेंशन कर देता हूँ बल्कि, ये सेल्स प्रोसीड है, ठीक हो गया। और ये जो है आपका, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर क्या हो रही है, डिस्पोजल एक्सपेंस या रेवेन्यू होता है बस? डिस्पोजल एक्सपेंस या इनकम होता है। अगर प्रॉफिट है तो अदर इनकम है, अगर क्या कहते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल है तो फिर वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है। तो ये एंट्रीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, और ये सारी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर रहे हो, और यहाँ आप सेल्स प्रोसीड जो हुई है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड देन लास्ट में आपके पास अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो। यहाँ तक बात सर क्लियर है आशीष? एक्यूमुलेटेड हाँ डिप्रिसिएशन एलिमिनेट द्वारा समझा सकते हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, मैंने एक 2 लाख की गाड़ी खरीदी और उसको 2 साल रखा, हर साल दोनों साल 20-20 हजार की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो मुझे हैं? बताओ हाँ। आशीष, यहाँ जो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर बैलेंस बीडी होगा, क्या उस एसेट का भी 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ इंक्लूड बिल्कुल होगा या होगा। नहीं होगा, होगा ना। हो। अब मैंने अगर एसेट बेच दिया है, सो डज इट मेक एनी सेंस कि मैं उसकी डेप्रिसिएशन को चलाता जाऊं बैलेंस बीडी के अंदर? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। एसेट बेच दिया तो उसकी अब तक की जो डेप्रिसिएशन है उसको भी राइट ऑफ कर दो। तो उसको मैं कहूंगा कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो रही है इसकी वजह से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देख लो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से,
पर्टिकुलर लिखा हुआ है क्योंकि भाई एसिड डिस्पोज हो गया, तो उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी अब तक की उसको भी क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, या इसको हम कह सकते हैं राइट ऑफ कर दो। एंड सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पे मैं पहले पार्ट में किसको एलिमिनेट करा रहा हूँ, कॉस्ट को। भाई अगर मैंने 2 लाख का एसिड खरीदा था 2 साल पहले यहाँ पे, और बैलेंस बीडी के अंदर यहाँ पे 2 लाख जो है वो उसका चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो डज इट मेक एनी सेंस कि इवन आफ्टर डिस्पोजिंग ऑफ द एसिड मैं उसकी 2 लाख के बैलेंस बीडी को जो है कॉस्ट अकाउंट के अंदर रिटेन करता रहूं? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। बिजनेस के यूज से निकल गया एसिड, तो उसको, उसकी कॉस्ट को भी हटाओ, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एलिमिनेट करो, जो पैसा आया उसको रिकॉर्ड करो, एंड जस्ट राइट और जस्ट ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इन द इनकम स्टेटमेंट, और अल्लाह खैर सल्लाह आपका एसेट की कहानी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। समझे बात को? सही। हाँ। अच्छा, अब इसी का टी अकाउंट भी है, लेकिन अगर आपकी डबल एंट्री समझ आ गई है तो टी अकाउंट बनाना तो बड़ा ही हलवा काम है। भाई आप देखो ना, पहले उसमें क्या हो रहा है, पहली एंट्री के अंदर आपको पता चला, आपने बड़ा क्लियर माइंडसेट रखना है, आपने बोलना है डिस्पोजल आया, ठीक है, डिस्पोजल आया तो भाई एसिड, क्योंकि अगर डिस्पोज कर रहा हूं मैं तो सबसे पहले मैं इसकी कॉस्ट में से इसका कॉस्ट का बैलेंस कम करूंगा। 2 लाख का खरीदा था तो 2 लाख से इसकी कॉस्ट कम करूंगा। एसिड एट कॉस्ट 2 लाख से क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो गया आशिर, 2 लाख से डेबिट। तो ये देखो आपका डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूँ, तो एसिड एट कॉस्ट की वजह से आपका डिस्पोजल अकाउंट सबसे पहले क्या हो गया, डेबिट हो गया। सेकंड एंट्री है, क्या है भाई सर, पहले मैंने एसिड की कॉस्ट एलिमिनेट करी, नाउ अब मैं उस एसिड की अब तक की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एलिमिनेट करूंगा। वो कैसे एलिमिनेट करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है तो क्रेडिट, सर यहाँ पे तो कम हो रहा है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट। किस वजह से डेबिट, क्योंकि मैं डिस्पोज कर रहा हूँ अगेन एसिड को, डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अब देख लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से आपका डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। थर्ड एंट्री क्या सीखी थी आशिर, पैसा आया, बैंक क्या कैश की फॉर्म में आएगा, बैंक कैश डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्या, डिस्पोजल अकाउंट अगेन क्रेडिट। तो देख लो, सेल्स प्रोसीड बैंक की वजह से भी क्या हो रहा है आपका, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सर व्हाट वाज द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट क्यों हो रहा है सेकंड वाले डेबिट, में? सेकंड वाले में डेबिट इस वजह से हो रहा है बेटा, क्योंकि आपको अभी आपने मैंने पूछा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, कॉन्ट्रा एसेट। अभी यहाँ पे आप डिस्पोज कर रहे हो, कम करा रहे हो, एक एसेट की 40,000 की डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। तो सिंस एज यू टोल्ड मी कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट, बढ़ेगा क्रेडिट साइड पे, कम होगा डेबिट साइड पे, दैट इज व्हाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस केस में कम हो रहा है, तो इट इज बीइंग डेबिटेड। किस वजह से कम हो रहा है, बिकॉज आई एम डिस्पोजिंग ऑफ दी अ पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट। तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ आई बात? तो अब क्या आपकी जो लास्ट चीज है, ठीक है, देखो क्या किया, सबसे पहले एसेट एट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया, देन उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया कि भाई बैंक या कैश की फॉर्म में कितना पैसा आया है इन द फॉर्म ऑफ सेल प्रोसीड। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, सिंपली अब देखो, अगर अकाउंट बनाना चाहते हो तो अकाउंट बनाओ, अगर डायरेक्ट कंप्यूटेशन करना चाहते हो तो डायरेक्ट कंप्यूटेशन करो, वैसे वो सवाल टू सवाल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक आसानी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि भाई लेट से आशिफ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझने का है वो आपको ये भी बताता है कि आपने एसेट को कितना यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ मेरे हर साल एसेट की वैल्यू 10% से कम हो रही है, लेट्स से पहले साल भी मैं कह रहा हूँ 20,000 से कम हो रही है, अगले साल भी 20,000 से कम हो रही है, सो दैट इज द यूजेज जो मैं कर रहा हूँ कि भाई मैंने इतने का एसेट, एक सॉर्ट ऑफ तरीके से एक समझने का तरीका ये भी कि इतने का मैंने नॉन करंट एसेट जो है वो अब तक इस्तेमाल कर लिया। अगर 2 लाख का खरीदा था और 40,000 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो इसका एक तरीके से मतलब ये है कि मैं 40,000 के एसेट का इस्तेमाल कर चुका हूँ, बाकी का 1,60,000 उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसमें कर लूंगा। तो अगर आशिर लेट से यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया कि मैंने उसको यूज कितने का किया है, यहाँ पे आ गया कॉस्ट, मैंने खरीदा कितने का था, कॉस्ट तो बड़ा सिंपल है ना, ये मुझे एक्चुअल में वो उसका खर्चा कितना पड़ा था, और फिर मैंने जो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया कि मुझे अब जब मैं बेचने वाला हूँ 2 साल बाद तो मुझे पैसे कितने मिलना है। तो अगर मैं क्रेडिट साइड की दोनों एलिमेंट्स ऐड करूं, तो आशिर मुझे बताओ, क्या ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मैंने यूज किया या जो मुझे पैसा मिल रहा है, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा फायदा है, मैंने जितने का एसेट इस्तेमाल कर लिया वो भी मेरा फायदा है, मुझे जो बेचते वक्त पैसे मिल रहे हैं वो भी मेरा फायदा है। एंड कॉस्ट इज द अल्टीमेट, बेसिकली कॉस्ट इज द अल्टीमेट फिगर जो कि मेरा नुकसान था एक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जो मैंने खरीदा था तो खर्चा हुआ था ना भाई, खर्चा तो कभी भी बिजनेस के लिए फायदे की बात आई नहीं। तो जो कॉस्ट है वो क्या है, बिजनेस का खर्चा है, और जो यूटिलाइज हो गया या जो सेल्स प्रोसीड मिली वो बिजनेस का क्या है, फायदा है। तो मैं इसको आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे बिजनेस के जो क्रेडिट साइड के दो एलिमेंट्स हैं वो बेनिफिट को रिप्रेजेंट करना है, और ये तो हमें पता चल रहा है कि सीधा सीधा कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आशिर, अगर तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बैंक की जो सेल प्रोसीड तुम्हें मिली है या कैश की फॉर्म में जो सेल्स प्रोसीड मिली है,
इफ इट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट जो तुमने बेयर करी है एसेट खरीदने में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। इफ द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इज यूजेज प्लस सेल्स प्रोसीड, अगर कॉस्ट स्टिल बैंक सेल्स प्रोसीड प्लस जो है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ज्यादा आ रही है, तो इट मींस यू हैव डन अ लॉस ऑन डिस्पोजल। अब अगर तो क्रेडिट साइड हैवियर आ गई तो तुम्हारा फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो यू विल रिकॉर्ड अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। बट अगर तुम्हारी डेबिट साइड यानी कि कॉस्ट वाली साइड हैवियर हो गई और तुम्हारी क्रेडिट साइड लोअर रह गई, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारा खर्चा ज्यादा हुआ था, तुम्हें रिटर्न उतना नहीं मिला है, सो दैट वुड बी योर लॉस ऑन डिस्पोजल। जो आखिरी बात अब याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर तो क्रेडिट साइड हैवियर हो गई, तो आशिर आपका जो डिस्पोजल का अकाउंट है, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। What do I mean by temporary account? It is not going to have a balance BD or a balance CD, which means ultimately इसके sorry नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, क्या, नॉमिनल अकाउंट भी हाँ कहते हैं। कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली जिसका अकाउंट का बैलेंस बीडी सीडी नहीं रहता उसको कह सकते हो आप, मसला नहीं है। अच्छा, तो अब इसके अंदर समझने की क्या बात है कि अब या तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा आशिर, या आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी। अगर बेनिफिट ज्यादा है इसका मतलब आपकी क्रेडिट साइड हैवियर है, और क्योंकि आपने अकाउंट को बैलेंस ऑफ कराना है, तो यू विल रिकॉर्ड द लॉस ऑन द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑन द अदर साइड ऑफ द डिस्पोजल अकाउंट विच इज द डेबिट साइड। अच्छा सर, ये क्या लॉजिक हुई? लॉजिक बड़ी सिंपल है भाई। लॉजिक अभी तुम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हो, तुम्हें ये तो मैं बस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि टी अकाउंट कैसे बनता है वो ये समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, वरना डबल एंट्री तो तुम पढ़ चुके हो। क्या डबल एंट्री पढ़ी थी कि भाई सर अगर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ है विच इज एन अदर इनकम फॉर द बिजनेस, तो वो प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी, और डिस्पोजल का अकाउंट देख लो क्या हो रहा है आशिर, डेबिट हो रहा है। However, on the other hand, अगर लेट से आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, सो दैट वुड रिड्यूस योर प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इवेंचुअली योर डिस्पोजल अकाउंट विल बैलेंस ऑफ हैवियर ऑफ द टू साइड्स को आप दोनों जगह पे, यानी जो भी, क्योंकि दोनों ही साइड बराबर हैं, दोनों साइड्स के बराबर करके डबल लाइन बना के आप दिखा दोगे, विच विल शो कि इस अकाउंट का कोई बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी नहीं बचा है, एंड दैट्स हाउ योर डिस्पोजल अकाउंट विल बी कंप्लीटेड। समझ आई आशीर्वाद बात डिस्पोजल अकाउंट के हाँ, बारे में? श्योर हो? कोई सवाल है तो बताओ। यहाँ पे वी आर डन विद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, बस आज छोटी मोटी बातें बस रहती हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अभी तक कोई अगर जो अभी जो लास्ट हमने बातें की हैं, दीज डबल एंट्रीज, दिस टी अकाउंट, अगर इसके अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास खत्म करेंगे। सर डिस्पोजल के अकाउंट में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल दोनों दिखाते दोनों नहीं दिखाते बेटा, एक कुछ हो रहा हैं, एक होगा। ही ये दिखाते हमने बात यहाँ पे एंट्री भी बनाते हुए मैंने किस चीज को हाईलाइट किया हुआ देखो, और तो आइदर यू विल बी हैविंग अ गेन ऑन डिस्पोजल और यू विल बी हैविंग अ लॉस ऑन डिस्पोजल। तो लेकिन जो भी है अकाउंट के अंदर दोनों इस तरह से दिखाए हैं। हुए कि भाई जो भी आपका हो रहा है आप उस हिसाब से रिकॉर्ड कर लो। प्रॉफिट हो रहा है तो जो है डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो, और अगर क्या कहते हैं लॉस हो रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और कोई बात? नहीं। चलो, तो वी विल कीप द क्लास ओवर हियर, वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस टॉपिक। तो मेक श्योर करना कि अब जब तुम अगली क्लास में कल ही आ रहे हो तो कल बड़े सुकून तहम्मुल के साथ देख के आओ। मैंने तुम्हें वॉइस नोट भी करके समझा दी है कि एवरीथिंग, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इस टॉपिक के अंदर याद रखने के लिए। अभी देखो ना, इधर डिस्पोजल आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर, तो अमाउंट डिफरेंट है, लिखवा दी है, ऐसी कोई बात नहीं जो बताई नहीं है, बट इट्स योर ड्यूटी नाउ कि तुम जो है उसको बार बार देख के जो है अपने दिमाग के अंदर उस बात को रिटेन करो, ताकि सवाल करने में ना फिर तुम्हें आसानी होगी। क्योंकि बात तो मैं यहीं से इंटरलिंक करूंगा ना सवाल करते हुए नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो जितनी तुम्हारी ये वाली बात पक्की होगी कि हाँ सर मुझे पता है यहाँ पे फिगर कौन सी जानी थी, तो फिर तुम उसके अंदर सवाल से रिलेट कर पाओगे, अच्छा सर आपने ये फिगर इस वजह से लिखी है। अदरवाइज अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर डिस्पोजल की फिगर जो जाती है वो कौन सी अमाउंट होती है, वो एसेट जब बिक रहा होता है उसकी एक्यूमुलेटेड, जो एसेट बिक रहा होता है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, तो तुम यहीं पे फंस जाओगे, सर ये अमाउंट आपने निकाली क्यों, कैसे निकाली, ये अमाउंट आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं। तो वो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि तुम उस जगह पे ना फंसो, तो तुमने मेक श्योर करना है कि तुम इन चीजों को वीडियोस दोबारा से देख के जो है प्रॉपर अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, कि जब मैं तुमसे अगली क्लास में यही सवाल करूंगा जो आज की क्लास में किए थे, भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर डिस्पोजल आएगा, किधर आएगा, क्या अमाउंट आएगी, कॉस्ट अकाउंट के अंदर सारी फिगर्स किस पे आएंगी, अगर कॉस्ट अकाउंट के अंदर डिस्पोजल लिख रहा हूँ उसमें कौन सी फिगर आएगी, सारी चीजें नोट्स भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको जो है और बेहतर तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड सर फिर तो हमने अभी तक 3 मेथड्स किए हैं डिप्रिशिएशन के, और ये डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स है ना।
सब कर लिया हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक में। यही है भाई, हर टॉपिक के अंदर यही होता है। एक तो उसकी कैलकुलेशन, सबसे पहले आपने डीप मेथड्स के थ्रू कैलकुलेशन देखी, एंड देन हाउ टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसके अंदर आपने देख लिया उसकी डबल एंट्री और टी अकाउंट कैसे बनता है। और यही होता है हर टॉपिक के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आप देखोगे पहले कैलकुलेशन सीखते हो, फिर आप देखते हो हाउ टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बाय मेकिंग इट्स रेलेवेंट डबल एंट्रीज एंड इट्स टी अकाउंट्स। तो यही काम आपने करना होता है। वही। ठीक है, तो आई शेयर द पीडीएफ, मेक श्योर कि यार अच्छे से